हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एचआर मैनेजमेंट स्टडी में, जहां हम यूजीसी एनटीए नेट के पेपर कोड नंबर 55 और पेपर कोड नंबर 17 विच आर लेबर लॉ एंड मैनेजमेंट है के सभी टॉपिक्स वन बाय वन क्लियर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, पहले मैं बता दूं कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही पहले ले रहे हैं, क्योंकि अब टाइम कम है हमारे पास, एग्ज़ाम भी आने वाली है इसलिए। तो फ्रेंड्स, इन वीडियोस को ज़रूर से देखें। तो फ्रेंड्स, आगे पहले मैं एचआर प्लानिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आते ही हैं, वो आपको करवा चुकी हूँ। और आज हम करने वाले हैं एचआर प्लानिंग फोरकास्टिंग टेक्निक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। प्लीज़ फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और पहले वाला टॉपिक भी देखिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लेते हैं एचआर फोरकास्ट टेक्निक। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि एचआर डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है। तो इस बात की फोरकास्टिंग करना या इस बात का अनुमान लगाना कि हमें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट गोल हैं या फ्यूचरल जो गोल हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए किस क्वांटिटी में, किस क्वालिटी के, किस तरह के स्किल्ड पीपल्स की नीड है, ये जो एस्टीमेट है या ये जो अनुमान है वो डिमांड फोरकास्टिंग कहलाता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, सप्लाई फोरकास्टिंग भी समझ लीजिए, मैं स्लाइड डालना भूल गई हूँ। तो सप्लाई फोरकास्टिंग, जब हमें ये पता चल गया कि हमारे डिमांड कैसी, किस तरह के और कितने पीपल्स की है, तो वो पीपल्स हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मिल जाएंगे या हमें बाहर से प्रोक्योर करने पड़ेंगे, इस बात का अनुमान लगाना, इस बात का एस्टीमेट करना सप्लाई फोरकास्टिंग कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम फर्स्ट टेक्निक देख लेते हैं, मैनेजरियल जजमेंट टेक्निक। तो फ्रेंड्स, ये जो टेक्निक है बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसमें सारे मैनेजर्स जो हैं वो सब साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं और एक फिगर पे पहुँच कर वो सब लोग एग्री हो जाते हैं कि हमारे जो फ्यूचर डिमांड है वो कितनी होगी। फ्रेंड्स, इसमें दो टेक्निक्स इन्वॉल्व है, या कह सकते हैं इसमें दो अप्रोचेस शामिल होती हैं। एक है बॉटम अप और दूसरी है टॉप डाउन। तो पहले हम बॉटम अप समझते हैं। बॉटम अप टेक्निक में फ्रेंड्स, लाइन मैनेजर्स जो है वो डिपार्टमेंटल प्रपोजल सबमिट करते हैं उनके डिपार्टमेंट में कितने पीपल्स की नीड है। और इन द लास्ट, मतलब इस तरह से सारे डिपार्टमेंट के जो लाइन मैनेजर्स होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट की नीड्स के प्रपोजल्स जो हैं वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को या टॉप मैनेजमेंट को सबमिट करते हैं। और फिर सभी की डिमांड मिलाकर एक पर्टिकुलर या एक कंसाइज डिमांड, एक वो प्रपोजल बनाया जाता है कि पूरी कंपनी में या पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने पीपल्स की इन टोटल नीड हो सकती है फ्यूचर में। ऐसे ही टॉप डाउन, तो टॉप डाउन में होता है कि मैनेजर्स, जो टॉप मैनेजर्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं कंपनी और डिपार्टमेंटल के जो भी डिमांड या नीड एस्टिमेटेड जो डिमांड होती है पीपल्स की, वो कौन डिसाइड करता है, वो टॉप मैनेजर्स डिसाइड करते हैं। फिर ये फोरकास्ट क्या होती है, उसको रिव्यू किया जाता है बार बार किनके द्वारा, डिपार्टमेंटल हेड्स के द्वारा। और तब तक उसको रिव्यू करते जाते हैं जब तक कि सभी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके या पर्टिकुलर फिगर पे आके एग्री नहीं हो जाते। बट ये अप्रोचेस बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक्यूरेट नहीं है फ्रेंड्स। सेकेंड वन है रेशो ट्रेंड एनालिसिस। रेशो ट्रेंड एनालिसिस, जैसे कि फ्रेंड्स आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है कि एक रेशो इसके बीच नंबर्स ऑफ वर्कर्स और सेल्स के बीच एक रेशो का एनालिसिस किया जाता है और उसके हिसाब से करंट ईयर में डिमांड ऑफ पीपल है की फोरकास्टिंग की जाती है। बट इसके साथ में कुछ अलाउंसेस भी बनाए जाते हैं जो कि अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व रखती है। इसको फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए फ्रेंड्स कि मान लीजिए लास्ट ईयर जो था उसमें 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन किया गया या सेल्स की गई और उसके लिए 2000 वर्कर लगे। तो इस साल मान लीजिए 1,20,000 यूनिट्स सेल्स करने का अगर टारगेट है तो उसमें कितने वर्कर लगेंगे, इस रेशो से इसका जो है फोरकास्ट किया जाता है। नेक्स्ट है रिग्रेशन एनालिसिस। तो ये मेथड भी फ्रेंड्स जो है वो रेशो ट्रेंड एनालिसिस की तरह ही है कि इसमें भी वर्कफोर्स और सेल्स वॉल्यूम के बीच रिलेशनशिप पे ये भी बेस्ड होती है। तो क्या रिग्रेशन मेथड में ऑर्गेनाइजेशन या फर्म सेल्स और वर्कफोर्स के साइज के रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड एक डायग्राम तैयार करती है
और इसके बाद कैलकुलेशन करती है बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। कोई भी मतलब सिंपली कोई भी मैनेजर या कोई भी बता सकता है कि हमें कितने कह सकते हैं कितनी सेल्स करने के लिए कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा और कितने वर्कर्स ऑफ नंबर्स की नीड होगी। इसके बाद है फ्रेंड्स वर्क स्टडी टेक्निक। ये जो रिग्रेशन एनालिसिस है उसकी मैं एक डायग्राम डालना भूल गई हूँ, तो वो डायग्राम भी मैं अभी लास्ट में डाल दूँगी आपके लिए। इसके बाद हम लेते हैं वर्क स्टडी टेक्निक क्या है फ्रेंड्स? तो बहुत ही सिंपल, वर्क स्टडी टेक्निक वहाँ उपयोग की जा सकती है जिन ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट्स या पीसेस के फॉर्म में प्रोडक्शन होता है। इट मीन्स कि वहाँ का जो वर्क है वो मेजरेबल होता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, वो यूनिट्स या पीसेस के फॉर्म में प्रोडक्शन होता है वहाँ पे। तो इस टेक्निक में ऑर्गेनाइजेशन पहले सेलेबल प्रोडक्ट्स का एक बजट बनाती है। तो फ्रेंड्स ये बजट या तो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के भी आउटपुट के हो सकते हैं या फिर ये इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं। और उसके बाद क्या करती हैं, प्रोडक्टिव आवर्स जो हैं वो कंपाइल किए जाते हैं स्टैंडर्ड आवर्स से। इसको फ्रेंड्स हम बहुत ही इजी वे में एग्जांपल से फिर से मैं आपको समझाती हूँ कि सपोज़ कीजिए कि कंपनी का जो प्लान्ड आउटपुट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए वो कितना है, तो वो 20,000 यूनिट्स है। तो ये देखा जाएगा कि एक वर्कर को, मतलब ये भी एक सपोज ही कर सकते हैं, एज्यूम है कि एक यूनिट बनाने में एक वर्कर को कितना समय लगता है। तो मान लीजिए वो उस कंपनी ने एनालिसिस किया कि एक यूनिट बनाने में एक वर्कर को 5 घंटे लगते हैं स्टैंडर्ड आवर्स, जो कि पहले मतलब जो कि पहले से पता है, करंट ईयर की बेस पे उन्होंने पता कर लिया कि 5 घंटे उनको लगते हैं। अब तो ये समझ लीजिए कि 20,000 यूनिट बनाने में कितना मतलब 20,000 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगेंगे, तो 20,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 लाख आवर्स। और अगर मान लीजिए कि प्रोडक्टिव और पर मैन पर ईयर, मतलब सपोज करिए कि 2,000 मीन्स एक बंदा एक साल में कितने घंटे काम करता है, तो वो 2,000 घंटे काम करता है। तो कितने लोगों की ज़रूरत होगी, 1 लाख घंटे काम करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी? बहुत ईजी, 1 लाख डिवाइड बाय 20,000 इज इक्वल टू 50। इट मीन्स 50 वर्कर्स की नीड है इस पर्टिकुलर 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन करने में फॉर द फ्यूचर ईयर। और ये सब किस पे बेस करता है फ्रेंड्स? वो बेस करता है करंट ईयर के कह सकते हैं प्रोडक्टिव आवर्स के ऊपर है। और इस सब में जो प्रोडक्टिव आवर्स जो लेते हैं वो नॉर्मल ओवर टाइम्स, एब्सेंटिज्म, आइडल टाइम, सब चीज़ों को देख के, सब चीज़ों को ध्यान में रख के लिया जाता है। ये जो मैंने एग्जांपल दिया इसको ठीक से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इजी मेथड है। मोस्टली यही मेथड्स या यही टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। और इसके अलावा जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में ये वाली टेक्निक और डेल्फी टेक्निक पक्के में आती ही आती है, हर बार पूछा ही जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से आते ही हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है हमारी जो मैंने अभी आपको बताया। तो फ्रेंड्स डेल्फी टेक्निक क्या है? डेल्फी टेक्निक में भी सिंपली, बहुत सिंपल, एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होता है, यूजुअली मैनेजर्स होते हैं वो लोग, और वो लोग अनुमान लगाते हैं, वो लोग फोरकास्ट करते हैं पर्सनल नीड्स का। फिर ये जो अनुमान होता है या जो HR प्लानिंग जो एक्सपर्ट होते हैं वो इस रिपोर्ट को समराइज़ करते हैं और रिस्पॉन्स को अपने एक्सपर्ट को देते हैं। फिर एक्सपर्ट क्या करते हैं, वो पूरे डिपार्टमेंट्स में सर्वे करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, और तब तक रिपीट इस सर्वे मेथड, रिपोर्ट मेथड को किया जाता है कि जब तक कि सभी का एक मत ना हो जाए। और सिंपली फ्रेंड्स कहें, ये बेसिकली एक क्वेश्चनायर होता है जो सभी एक्सपर्ट से क्वेश्चनायर फिल करवाए जाते हैं, और जो टॉप मैनेजमेंट है उसको पूरा एक समरी बना के टॉप मैनेजमेंट को वो सबमिट कर दिया जाता है कि कितने पर्सनल्स की इसमें हमें नेक्स्ट ईयर में या फ्यूचर में नीड होगी। फिर इसके बाद में है मार्को एनालिसिस। फ्रेंड्स अब मैंने अभी आपको डेल्फी टेक्निक बताई, इसके बाद नेक्स्ट वाली टेक्निक मार्को एनालिसिस कह सकते हैं या फिर फ्लो मॉडल। ये भी टेक्निक है तो इजी फ्रेंड्स, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से सुनिए कि इसमें क्या होता है। तो फ्लो मॉडल आर वेरी फ्रिक्वेंटली, बहुत ही ज़्यादा ये जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है इन पर्सनल
नीट के फोरकास्ट करने में। उस टाइम मतलब इसमें क्या होता है, उस टाइम को निर्धारित किया जाता है कि जिसे कवर करना है। मान लीजिए हमें पर्टिकुलर सेल्स या पर्टिकुलर प्रोडक्शन है भी, मान लीजिए 20,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन है और वो हमें 6 मंथ में ही कवर करना है, मतलब 6 मंथ के टाइम को हमें कवर करना है। तो ये टाइम जो होता है वो शॉर्टर लेंथ का ज़्यादा एक्यूरेट होता है। लॉन्गर लेंथ का अगर लिया, मान लीजिए कि 1 लाख यूनिट कब तक कवर हुई, कब तक बन पाई, इसको फोरकास्ट करना और इसके मतलब पर्सनल नीड्स को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है, लेकिन शॉर्टर टाइम का जो होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो इसमें क्या कहा जाता है, बेसिकली ये फ्रेंड्स हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। इट मीन्स जो फ्यूचर स्टेट्स या कैटेगरी है, फ्यूचर कैटेगरी है, वो करंट कैटेगरी पे डिपेंड करेगी। अब ये कैसे, ये सिंपली आप ये समझिए कि हिस्ट्री जो कंपनी के पर्सनल्स का या एम्प्लॉयज़ का डेटा होता है, डेटा या रेट्स होते हैं ऑफ किसके, डेटा या रेट्स ऑफ प्रमोशंस, ट्रांसफ़र, रिटायरमेंट, रिक्रूटमेंट, डेथ, डिसेबिलिटी, रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, इन सब का डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उसके बेस पे एस्टिमेट किया जाता है। ये माना जाता है कि इस जैसे पिछले साल कह सकते हैं कि इन सभी कारणों से 5 जो एम्प्लॉयज़ थे या 5 जो वर्कर्स थे वो हमारे यहाँ से बाहर गए हैं। तो ये माना जाता है कि इस साल भी 5 वर्कर्स बाहर जाएंगे। और इसी तरह से कि हमने 10 पर्सन्स रिक्रूट किए हैं या ट्रांसफ़र किए हैं, तो यही माना जाता है कि इस साल भी 10 पर्सन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इस तरह से इसका एक एस्टिमेट बनाया जाता है। किस बात के लिए एक एस्टिमेट किया जाता है, फ्यूचर अवेलेबिलिटी के, कि हमें करंट ईयर में या फ्यूचर ईयर में कितने पर्सनल्स की नीड होगी। देन इसके बाद है सप्लाई एनालिसिस। तो सप्लाई एनालिसिस में ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ फ्रेंड्स। इसमें 3 पॉइंट्स कवर किए जाते हैं कि एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर है इंटरनल सोर्सेज टू सप्लाई और फिर है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ सप्लाई। तो अब हम इसकी 2 टेक्निक्स हैं, दोनों बहुत ध्यान से समझिएगा, दोनों से क्वेश्चन आते ही आते हैं। पहली है प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। तो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ क्या है, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। इस टेक्निक में प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ का एनालिसिस एचआर ऑडिट के द्वारा बहुत ही बारीकी से किया जाता है। फ्रेंड्स पहले ये समझ लीजिए कि जो नॉन मैनेजरियल स्टाफ है और उनका ऑडिट जो होता है वो कहलाता है इन्वेंट्री, स्किल इन्वेंट्री, और जो मैनेजर्स का मैनेजमेंट का ऑडिट होता है वो कहलाता है मैनेजमेंट ऑडिट। ये आप अच्छा समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो नाम कोई भी यूज़ किए जाते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इन्वेंट्री कैटलॉग होता है वो प्रत्येक एम्प्लॉय की जो स्किल और एबिलिटीज़ के बारे में कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन या डाटा होती है। तो ये डाटा समरी मैनेजर्स को क्या करती है, कंप्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट कैपेबिलिटीज़ ऑफ वर्कफोर्स की, कितने वर्कर्स उन्हें अंदर से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मिल जाएंगे, जो स्किल्ड वर्कर्स उनको चाहिए वो, या मतलब मैनेजरियल लेवल के पीपल्स जो उनको चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मिल जाएंगे, और कितने उनको बाहर से प्रोक्योर करने होंगे। देन आता है फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा, स्किल इन्वेंट्री। तो पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो नॉन मैनेजरियल स्टाफ का जो ऑडिट होता है वो स्किल इन्वेंट्री ऑडिट कहलाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें नॉन मैनेजरियल की जो इन्वेंट्री होती है उसके बारे में, कंप्लीट एम्प्लॉयज़ के बारे में, कंप्लीट उनकी स्किल्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एक पूरा कैटलॉग होता है। इस स्किल इन्वेंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन से ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र या प्रमोशन के रिगार्डिंग डिसीजंस लिए जाते हैं। यहाँ प्रत्येक एम्प्लॉय का करंट जॉब के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड की जाती है, और इन्फॉर्मेशन इंक्लूड ईच स्किल इन्वेंट्री। फर्स्ट इज़ पर्सनल डेटा, लाइक इसमें क्या होगा, पर्सनल डेटा में एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस एटसेट्रा। फिर स्किल्स, उसमें आता है एजुकेशन क्या है एम्प्लॉय की, जॉब एक्सपीरियंस कितना है, ट्रेनिंग कौन कौन सी ली हुई है। फिर होगा स्पेशल क्वालिफिकेशन की, कोई एम्प्लॉय हो सकता है कहीं का मेंबरशिप लिया हुआ हो किसी प्रोफेशनल बॉडी का, या फिर स्पेशल अचीवमेंट्स हों उसके, वो होता है। फिर आता है सैलरी एंड जॉब हिस्ट्री। तो उसमें प्रेजेंट और पास्ट ऑर्गेनाइजेशन की सैलरीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। डेट्स ऑफ प्ले रेजेस की, कब उनको किस कंपनी में किस डेट को वहाँ पे दी जाती थी।
और कितने दिनों के लिए एक मंथ पूरा कंप्लीट माना जाता था। फिर वेरियस जॉब, उसने कितने सारे जॉब कितने जॉब किए हुए हैं। फिर कंपनी डेटा, उसमें कंपनी डेटा में आता था कि उस जो पहले कंपनी है या करंट कंपनी है उसमें कौन से बेनिफिट प्लान्स हैं, कौन सी HR स्कीम्स हैं, प्लानिंग्स हैं, रिटायरमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, सीनियरिटी इन्फॉर्मेशन क्या है, एट्सेट्रा। फिर है कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, तो इसमें क्या आता है, स्कोर्स ऑन साइकोलॉजिकल और अदर टेस्ट, मतलब इसको उसकी फिटनेस के बारे में कि एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल और फिजिकल कितना फिट है, कितना हमें चाहिए और वो कितना फिट है, इसके बारे में स्कोर्स किए जाते हैं। फिर स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल, इसमें जोग्राफिक लोकेशन की, वो किस लोकेशन पे जाके काम कर सकता है, कहाँ से आया हुआ है। जैसे कहते हैं ना, जैसे आप कह सकते हैं केरला के जो गोल्ड स्मिथ्स होते हैं, जो मतलब सोने के कारीगर होते हैं, सोना के गहने बनाने वाले कारीगर, वो बहुत ही अच्छा, कलकत्ता के, सॉरी केरला नहीं, कलकत्ता के जो सोना बनाने वाले कारीगर होते हैं वो बहुत ही स्किल्ड होते हैं, बहुत ही बढ़िया गहने वगैरह बनाते हैं। इस तरह से कि उसकी जोग्राफिक लोकेशन क्या है, टाइप ऑफ जॉब क्या है, कहाँ जा सकता है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये 7 पॉइंट्स जो हैं वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो को 1, 2 बार, 3 बार देख लीजिएगा। यहाँ से 1 से 2 या 3 क्वेश्चंस ज़रूर बनते ही बनते हैं, हर साल बनते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और अपने फीडबैक भी देते रहिए मुझे कि मुझे और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है अबाउट रिगार्डिंग माय टीचिंग स्टाइल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।